उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद कहलाता था, उसकी शांत गलियों में एक ऐसी शख्सियत रहती थी जिसका नाम सुनते ही आज भी रूह कांप जाती है। उसका असली नाम तो राम निरंजन कोल था, लेकिन वह खुद को राजा कोलंदर कहता था। पेशे से वह एक सरकारी कर्मचारी था और प्रयागराज के ऑर्डिनेंस डिपो में काम करता था। बाहर से देखने पर वह एक आम इंसान लगता था, मगर उसकी इस साधारण पहचान के पीछे एक बेहद खौफनाक और वहशी दरिंदा छिपा हुआ था। राजा कोलंदर की दुनिया वाकई अजीब थी। वह खुद को एक राजा समझता था जिसे किसी की भी जिंदगी लेने का अधिकार है। उसकी इस विकृत मानसिकता का असर उसके परिवार पर भी साफ दिखाई देता था, जहां उसने अपनी पत्नी का नाम फूलन देवी और अपने बेटों के नाम अदालत और जमानत रखे थे। सुनने में यह सब किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है, लेकिन यह हकीकत थी। राजा कोलंदर का नाम पहली बार तब सुर्खियों में आया जब साल 2000 के आखिर में पुलिस एक पत्रकार धीरेन्द्र सिंह की गुमशुदगी की जांच कर रही थी। इस जांच ने पुलिस को उसके पिपरी गांव स्थित फार्म हाउस तक पहुंचा दिया। जो कुछ वहां मिला उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। राजा कोलंदर सिर्फ एक हत्यारा नहीं था, बल्कि वह एक सीरियल किलर था जो अपने पीड़ितों की खोपड़ियों को इकट्ठा करने का शौकीन था। उसके अपराधों की फहरिस्त लंबी होती गई और हर कहानी पिछली से ज्यादा डरावनी थी। उसका साथी और इस खूनी खेल में बराबर का हिस्सेदार उसका अपना साला बच राज कोल था। दोनों मिलकर अपराधों को अंजाम देते थे, जिससे उनकी पकड़ और भी मजबूत हो जाती थी। वे मिलकर शिकार चुनते और फिर उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार देते। उसके अपराधों का दायरा सिर्फ हत्या तक ही सीमित नहीं था। उस पर डकैती, अपहरण और सबूत मिटाने जैसे कई गंभीर आरोप लगे। वह अपने शिकार को लूटता और फिर उसे खत्म कर देता ताकि कोई गवाह न बचे। उसकी कार्यप्रणाली इतनी शातिर थी कि सालों तक वह कानून की नजरों से बचता रहा। वह समाज में एक सामान्य व्यक्ति का नकाब पहनकर घूमता रहा, जबकि उसके अंदर का शैतान लगातार नए शिकार की तलाश में था। उसकी कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे हमारे आसपास रहने वाले लोग दोहरी जिंदगी जी सकते हैं। राजा कोलंदर की कहानी सिर्फ अपराध की नहीं, बल्कि एक ऐसी मानसिक विकृति की भी है जिसे समझना बेहद मुश्किल है और जो समाज के लिए एक बड़ा खतरा बन गई थी। इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह था कि राजा कोलंदर को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। पूछताछ के दौरान उसने बड़ी बेबाकी से अपने जुर्म कबूले, जैसे वह कोई बड़ी उपलब्धि बता रहा हो। मनोचिकित्सकों ने उसे एक साइकोपैथ करार दिया जो दूसरों के दर्द से कोई वास्ता नहीं रखता था, लेकिन कानून की नज़र में वह मुकदमा लड़ने के लिए पूरी तरह से स्वस्थ था। उसका यह मानना कि वह राजा है और उसे दंड देने का अधिकार है, उसकी खतरनाक सोच को दर्शाता है। यह केस इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे एक इंसान की विकृत सोच उसे एक क्रूर नरभक्षी में बदल सकती है, जो इंसानियत की सारी हदें पार कर जाता है और समाज में खौफ का दूसरा नाम बन जाता है। साल 2000 की जनवरी का महीना था। लखनऊ से एक युवा पत्रकार और व्यापारी मनोज कुमार सिंह अपने ड्राइवर रवि श्रीवास्तव के साथ अपनी गाड़ी से रीवा के लिए निकले थे, लेकिन वे अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाए। रास्ते में वे रहस्यमयी तरीके से लापता हो गए। उनके परिवार वालों ने हर जगह खोजबीन की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। यह मामला पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था, क्योंकि उनके पास कोई ठोस सबूत या गवाह नहीं था। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, लेकिन मनोज और रवि का कुछ पता नहीं चला। यह एक ऐसी गुमशुदगी थी जिसने पुलिस विभाग को उलझाकर रख दिया था। हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर दोनों गए तो गए कहां और उनके साथ क्या हुआ होगा। काफी समय बाद पुलिस को प्रयागराज के शंकरगढ़ इलाके के घने जंगलों से 2 क्षत विक्षत शव मिले। शवों की हालत इतनी खराब थी कि उनकी पहचान करना भी मुश्किल था। जांच के बाद पता चला कि ये शव मनोज सिंह और रवि श्रीवास्तव के ही थे। इस खुलासे ने मामले को गुमशुदगी से बदलकर दोहरे हत्याकांड की शक्ल दे दी। अब पुलिस के सामने सवाल था कि आखिर इन दोनों की हत्या किसने और क्यों की। जांच आगे बढ़ी तो कुछ गवाहों ने बताया कि उन्होंने मनोज की गाड़ी में चारबाग स्टेशन से कुछ लोगों को बैठते देखा था, जिनमें राजा कोलंदर और उसकी पत्नी फूलन देवी भी शामिल थे। यह एक छोटा सा सुराग था, लेकिन पुलिस के लिए यह एक बड़ी उम्मीद की किरण बनकर आया।
जिसने जांच की दिशा ही बदल दी। पुलिस ने इस सुराग के आधार पर राजा कोलंदर के घर पर छापा मारा। तलाशी के दौरान पुलिस को एक ऐसा सबूत मिला जिसने पूरे केस को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई। पुलिस ने राजा के घर से मनोज सिंह का कोट बरामद किया। यह कोई आम कोट नहीं था, उस पर रायबरेली के एक दर्जी का खास लेबल लगा हुआ था। जब पुलिस ने उस दर्जी से संपर्क किया तो उसने पुष्टि की कि यह कोट उसने ही मनोज सिंह के लिए सिला था। यह सबूत राजा कोलंदर को सीधे तौर पर इस हत्याकांड से जोड़ने के लिए काफी था। पुलिस को अब यकीन हो गया था कि वे सही रास्ते पर हैं और इस खौफनाक दोहरे हत्याकांड का राज जल्द ही दुनिया के सामने आने वाला है। इस सबूत के मिलते ही पुलिस ने राजा कोलंदर और उसके साले बच्च राजकोल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में जो कहानी सामने आई वह बेहद खौफनाक थी। पता चला कि राजा कोलंदर ने मनोज सिंह की हत्या सिर्फ इसलिए की क्योंकि उसे मनोज की बढ़ती लोकप्रियता और उसकी बहन के साथ दोस्ती से जलन होती थी। वह मनोज को अपने रास्ते का कांटा मानता था। ड्राइवर रवि श्रीवास्तव की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि वह इस अपराध का चश्मदीद गवाह था। राजा कोलंदर ने दोनों को बेरहमी से मारकर उनके शवों को जंगल में फेंक दिया था ताकि कोई सबूत न बचे। लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं और एक छोटा सा लेबल उसकी बर्बादी का कारण बन गया। यह केस हमें सिखाता है कि कोई भी अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वह कोई ना कोई सुराग पीछे छोड़ ही जाता है। जब पुलिस ने राजा कोलंदर के अपराधों की गहराई में जाना शुरू किया तो उनके सामने एक ऐसी हकीकत आई जिसने अनुभवी पुलिस अधिकारियों के भी होश उड़ा दिए। धीरेन्द्र सिंह हत्याकांड की जांच के दौरान पुलिस उसके पिपरी गांव स्थित फार्म हाउस पर पहुंची। बाहर से यह एक आम फार्म हाउस जैसा दिखता था, लेकिन अंदर का मंजर किसी भी इंसान को दहलाने के लिए काफी था। पुलिस को वहां एक एक करके 14 इंसानी खोपड़ियां मिली। ये सिर्फ खोपड़ियां नहीं थीं, बल्कि राजा कोलंदर की क्रूरता की निशानियां थीं। उसने हर खोपड़ी पर अपने शिकार का नाम लिख रखा था, जैसे वह कोई ट्रॉफी हो। यह एक ऐसा खजाना था जिसे उसने अपनी जीत मानकर सहेज रखा था और यह उसके सीरियल किलर होने का सबसे बड़ा सबूत था। खोपड़ियों की बरामदगी के बाद जब राजा कोलंदर से पूछताछ हुई तो उसने कुछ ऐसे दावे किए जिन पर यकीन करना मुश्किल था। उसने बताया कि वह इंसानी दिमाग का सूप बनाकर पीता था। उसका मानना था कि ऐसा करने से उसका दिमाग तेज होता है और उसे ताकत मिलती है। यह सुनकर जांच अधिकारी भी सन्न रह गए। उसने यह भी कबूल किया कि वह अपने शिकार का खून पीता था। ये बातें किसी नरभक्षी की कहानी जैसी लग रही थी जो हकीकत में सामने आ रही थी। हालांकि नरभक्षण के इन आरोपों को अदालत में कभी साबित नहीं किया जा सका क्योंकि इसके लिए कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत नहीं मिल पाया। लेकिन उसके इन बयानों ने उसकी वहशी और विकृत मानसिकता को दुनिया के सामने लाकर रख दिया था, जो इंसानियत को शर्मसार कर रही थी। राजा कोलंदर की कहानी सिर्फ हत्या और खोपड़ियों तक ही सीमित नहीं थी। वह अपने पीड़ितों की पहचान मिटाने में माहिर था। वह हत्या के बाद शवों को ऐसी जगहों पर फेंकता था जहां से उनका मिलना लगभग नामुमकिन हो। कई मामलों में तो शव मिले ही नहीं। वह अपने पीड़ितों के कीमती सामान जैसे गाड़ी, मोबाइल और पैसे लूट लेता था। उसका मकसद दोहरा होता था, एक तो अपने दुश्मन को खत्म करना और दूसरा उससे आर्थिक लाभ उठाना। उसकी यह सोच उसे एक साधारण हत्यारे से कहीं ज्यादा खतरनाक बनाती थी। वह एक ऐसा शिकारी था जो अपने शिकार को पूरी तरह से निगल जाना चाहता था ताकि उसका कोई नामो निशान तक न बचे। उसकी इस खौफनाक कहानी ने समाज में एक गहरा डर पैदा कर दिया। लोग यह सोचकर ही कांप जाते थे कि उनके बीच एक ऐसा इंसान रह रहा था जो इंसानी खोपड़ियों को इकट्ठा करता था और दिमाग का सूप पीने का दावा करता था। यह केस सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं बल्कि एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहेली भी बन गया। राजा कोलंदर की कहानी ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या हमारे समाज में और भी ऐसे दरिंदे छिपे हो सकते हैं जो बाहर से तो आम दिखते हैं लेकिन अंदर से नरभक्षी हैं। उसकी गिरफ्तारी के बाद लोगों ने कुछ राहत की सांस ली, लेकिन उसके द्वारा फैलाया गया खौफ आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और एक बुरे सपने की तरह याद किया जाता है। राजा कोलंदर के अपराधों का सिलसिला भले ही लंबा चला, लेकिन आखिरकार
कानून का शिकंजा उस पर कस ही गया। उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हुए, लेकिन 2 मामले सबसे प्रमुख थे। पहला, पत्रकार धीरेन्द्र सिंह की हत्या का मामला, जिसमें उसे और उसके साले बच्छराज को 2012 में ही प्रयागराज की एक अदालत ने उम्र कैद की सजा सुना दी थी। यह फैसला इस बात का सबूत था कि न्याय की प्रक्रिया धीमी हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं है। इस सजा के बाद वह जेल में बंद था, लेकिन उसके सबसे चर्चित मामले यानी मनोज सिंह और रवि श्रीवास्तव के दोहरे हत्याकांड का फैसला आना अभी बाकी था। इस केस की जांच सीबीआई को सौंपी गई, जिसने सालों तक सबूत इकट्ठा किए और गवाहों से पूछताछ की। आखिरकार 25 साल के लंबे इंतजार के बाद 23 मई 2025 को लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत ने इस ऐतिहासिक मामले में अपना फैसला सुनाया। अदालत ने राजा कोलंदर और बच्छराज कोल को दोहरे हत्याकांड, अपहरण, डकैती और सबूत मिटाने का दोषी पाया। न्यायाधीश ने दोनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 396, 34, 364, 412 और 201 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनों पर 2.5 लाख रुपए का भारी जुर्माना भी लगाया गया। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि जुर्माने की राशि का 40% हिस्सा पीड़ित परिवारों को दिया जाएगा। यह फैसला उन परिवारों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया, जिन्होंने न्याय के लिए एक 1/4 सदी तक इंतजार किया था। आज राजा कोलंदर लखनऊ जिला जेल में अपनी सजा काट रहा है। राजा कोलंदर केस का समाज पर बहुत गहरा और डरावना असर पड़ा। ये सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं थी, बल्कि इसने लोगों के भरोसे को तोड़ दिया। इसने यह दिखाया कि कैसे एक सामान्य दिखने वाला इंसान भी एक खूंखार दरिंदा हो सकता है। इस केस ने लोगों को अपने आसपास के माहौल को लेकर और भी सतर्क कर दिया। अखबारों और टीवी चैनलों पर जब उसकी खोपड़ी संग्रह करने और नरभक्षण की बातें सामने आईं, तो समाज में एक सिहरन दौड़ गई। यह केस आज भी क्राइम की दुनिया में एक मिसाल के तौर पर याद किया जाता है, जो हमें यह सिखाता है कि अपराध किसी भी शक्ल में हमारे सामने आ सकता है और हमें हमेशा सावधान रहने की जरूरत है। अंत में यह मामला भारतीय न्याय प्रणाली की जीत का भी प्रतीक है। भले ही न्याय मिलने में 25 साल लग गए, लेकिन कानून ने अपना काम किया और दोषियों को उनके किए की सजा दी। पुलिस और सीबीआई की मेहनत रंग लाई, जिन्होंने एक छोटे से सुराग से शुरू करके इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाया। ये केस हमें यह विश्वास दिलाता है कि चाहे अपराधी कितना भी चालाक क्यों न हो, वह कानून की पकड़ से बच नहीं सकता। राजा कोलंदर की कहानी एक चेतावनी है, जो हमें बताती है कि इंसानियत के खिलाफ किए गए अपराधों को कभी भुलाया नहीं जा सकता और न्याय का पहिया भले ही धीरे घूमे, लेकिन घूमता जरूर है, ताकि समाज में कानून का राज कायम रह सके।